हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश गोदारा आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवा डिजिटल पर स्वागत करता हूं। अपन पिछले वीडियो में आयु पढ़ रहे थे और आयु क्या होता है, आयु की कोटि क्या होती है, वो अपन ने सारी चीजें देखी थी। अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आयु के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आयु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने प्रकार के आयु होते हैं वो सारी जानकारी लेंगे इसमें। आयु के प्रकार होते हैं 7 है। कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। पहले एक बार 7 प्रकार कौन कौन से वो सारे देख लेते हैं। पहला जो आयु होता है वो होता है स्तंभ आयु। दूसरा प्रकार होता है पंक्ति आयु। तीसरा प्रकार होता है वर्ग आयु। चौथा होता है विकर्ण आयु। पांचवा होता है अदिश आयु। 6 नंबर पर होता है तस्मक आयु। और 7 नंबर पर होता है शून्य आयु। आयु के प्रकार 7 होते हैं। पहला होता है स्तंभ आयु, दूसरा पंक्ति आयु, तीसरा वर्ग आयु, चौथा होता है अपना विकर्ण आयु, पांचवा होता है अदिश आयु, छठे नंबर पर होता है तस्मक आयु और 7वें नंबर पर होता है शून्य आयु। अब इनके बारे में एक एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि पहला स्तंभ आयु क्या होता है, पंक्ति आयु क्या होता है। आगे देखते हैं। पहला जो प्रकार होगा वो स्तंभ आयु होगा। कॉलम मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आयु क्या होता है, एक ऐसा आयु जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, स्तंभ 1 होना चाहिए। एक ऐसा आयु जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है। एक बार मैट्रिक्स अपन पिछले वीडियो की चर्चा कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, 11, 12, 13, 21, 22 और 23, ये 2 क्रॉस है 3 का है। यानी पंक्तियां कितनी होगी, इसमें कोटि यहाँ लिखी जाती है 2 क्रॉस। स्तंभ कितने होते हैं, ये R1 पंक्ति हो गई, ये R2 पंक्ति हो गई, ये C1 स्तंभ हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। पंक्तियां हो गई 2 और स्तंभ हो गई 3। यानी इसकी कोठी बोले तो 2 क्रॉस 3 की होगी, 2 क्रॉस 3 की होगी। अब इसके बारे में आगे प्रकार में देखेंगे। स्तंभ आयु क्या होता है, एक ऐसा आयु जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होगी। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 1 स्तंभ होगा, उसको स्तंभ आयु कहते हैं। ऐसा आयु जिसमें स्तंभों की संख्या होती है, स्तंभ आयु कहलाता है। एक ऐसा आयु जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है, उसको स्तंभ आयु कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि स्तंभ आयु क्या होता है। जैसे एक उदाहरण ले लिया मैंने, एक मैट्रिक्स ले ली, A बराबर है 1, 2, 3, 4। अगर ये मैट्रिक्स हो गई अपने, इसमें देखो C1 कॉलम 1 ही दिखाई दे रहा है, यानी स्तंभों की संख्या 1 ही होती है। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये R1 होगी, ये R2 होगी, ये R3 होगी, R4 होगी, यानी 4 पंक्तियां और 1 स्तंभ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये 4 क्रॉस 1 का कोटि क्या होगी इसकी, पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या m क्रॉस n होती है, कोटि क्या होती है m क्रॉस n है। तो
इसमें अगर कोटि की बात करें तो 4 तो पंक्तियां हो गई और स्तंभ 1 है तो 4 क्रॉस 1 का होगा। अगर स्तंभ अवयवों का व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप क्या होता है तो वो इस प्रकार होता है, एक अवयव ले लिया B बराबर A B C D, इस प्रकार अनंत तक जा सकता है। लेकिन स्तंभों की संख्या देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे तो स्तंभ 1 है, पंक्तियां इसमें अनंत दिखाई दे रही है इसमें, तो एम तो पंक्तियां हो गई। अब पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो अपने पास में पंक्तियां एम है और स्तंभ कितने हैं, 1। स्तंभ कितना है, 1। तो ये हो गया इसका व्यापक। इसको लिखने का तरीका ये है, बी ए आई जे का मान कितना हो गया और एम क्रॉस 1, ये इसका व्यापक रूप होता है। स्तंभ अवयव होता है उसका व्यापक रूप होता है ए आई जे एम क्रॉस 1, यानी पंक्तियों की संख्या अनंत हो सकती है, 2 5 7 कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ होगा वो 1 होगा, उसको स्तंभ अवयव कहते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है स्तंभ अवयव कहलाता है। पंक्तियां चाहे कितनी भी ले सकते हो आप। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार, जो 2 नंबर पर प्रकार होगा वो पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव क्या होता है, जिसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव, नाम से ही पता चल रहा है पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव जिसमें नाम से पता चल रहा है स्तंभ, एक स्तंभ होता है उसको स्तंभ अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव पंक्ति से, यानी एक पंक्ति होनी चाहिए, एक पंक्ति अवयव होता है उसको पंक्ति अवयव बोलते हैं। अब इसमें स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, उल्टा हो गया, पंक्ति एक होनी चाहिए और स्तंभ में चाहे जितना ले सकते हो आप है। तो इसका जो परिभाषा होगी, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 1 होती है, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, उसको पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है उसको पंक्ति अवयव कहते हैं, और स्तंभ अवयव जिसमें एक स्तंभ होता है उसको स्तंभ अवयव कहते हैं। अगर इसका व्यापक रूप देखें, पंक्ति अवयव का व्यापक रूप किस प्रकार लिखा जाता है, उसको व्यापक रूप है, एक अपन ने ले लिया एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे पंक्तियां कितनी होती है, एम क्रॉस एन होता है, जो कोटि होती है, यानी एम होती है पंक्तियां, पहले हमेशा पंक्ति लिखी जाती है, एन होता है स्तंभ। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो पहले 1 आएगा, स्तंभ चाहिए जितना हो सकता है, तो एम ए क्रॉस एन होगा। इसका जो व्यापक रूप होगा वो ए आई जे ए क्रॉस एन होगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं अपन इसका, 5 ये ले लिया मैंने, 5 7 3 -2 रूट 5, ये अगर इस प्रकार का एक अवयव ले लिया तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 ही दिखाई दे रही है, एक पंक्ति होती है। पंक्तियां क्या होती है, जैसे क्लास में अपने स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो ये इस प्रकार की एक लाइन होती है, इस प्रकार क्षैतिज लाइन, उसको पंक्ति बोला जाता है। अगर ऐसे ऊर्ध्वाधर देखे तो वो स्तंभ बोला जाता है उसको। तो इस लाइन को इस प्रकार यानी आडी लाइन देखते हैं तो वो एक पंक्ति यानी R1 ही होगी ये। तो ऐसी पंक्तियां, यानी एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल 1 होनी चाहिए। अब स्तंभ चेक कर सकते हो आप, C1 है, C2 C3 C4 C5, यानी 5 स्तंभ है और एक पंक्ति है। अगर इसका कोटि ज्ञात करना है तो इसकी कोटि हो गई 1 क्रॉस 5, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन m का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। n का मान बदलता जाएगा। अगर इसका आगे देखें, A B C D इस प्रकार
अनंत तक जाएगा तो एक ही पंक्ति दिखाई दे रही है, तो एक क्रॉस है, स्तंभ चाहिए, स्तंभ कितने हैं, एन है, तो इस प्रकार लिख सकते हो इसको, ये पंक्ति अवयव हो गया। दो प्रकार पढ़ लिए, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव। तीसरा प्रकार होगा वो वर्ग अवयव होगा अपना, वेरी मोस्ट है वर्ग अवयव। जो इसका तीसरा प्रकार है वो एग्जाम में पूछा जाता है वर्ग अवयव के बारे में। तो बच्चों तीसरा प्रकार होगा वो वर्ग अवयव, और तीसरा प्रकार जो वर्ग अवयव वेरी मोस्ट है, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि वर्ग अवयव क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें देखना एक बार, तीसरा जो प्रकार होगा वो वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव गया, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वो वर्ग अवयव कहलाता है। ऐसा वर्ग यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए वो वर्ग अवयव कहलाता है। अगर तीन पंक्तियां हैं तो तीन स्तंभ होने चाहिए, दो पंक्तियां हैं तो दो ही स्तंभ होने चाहिए, वो वर्ग अवयव कहलाता है। वर्ग की परिभाषा जैसे क्या होती है, वर्ग की चारों भुजें सेम होनी चाहिए, इसका मतलब इसमें भी पंक्तियां और स्तंभ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वो वर्ग अवयव कहलाता है। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों और स्तंभों स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। तो वर्ग अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको वर्ग अवयव कहते हैं। अगर इसका व्यापक रूप देखें अपन, ए बराबर ए आई जे, जैसे m क्रॉस n होता है तो m क्रॉस n की जगह भी n m ही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पंक्तियां कितनी होती है m और स्तंभ कितने होते हैं n, तो ये बराबर होना चाहिए। अब n की जगह चाहे m रखो चाहे m की जगह n लिखो, तो बात एक बराबर हो गई। तो m क्रॉस m बोलो, a आई जे m क्रॉस m बोलो, या a बराबर है a आई जे m की जगह n रख दो, n क्रॉस n बोलो, बात एक ही होगी। तो इसमें ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ग अवयव कब होता है, तो ऑप्शन में ये आता है कि जब m बराबर है n होता है तब वर्ग अवयव कहलाता है। m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, तब वर्ग अवयव कहलाता है। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए तब वो वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 5 3 √2 4 -3 7 1 0 3, ये ले लिया। इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी है, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति, यानी तीन पंक्तियां हैं। अब स्तंभ चेक करो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या भी तीन है और स्तंभों की संख्या भी कितनी होती है, तीन होती है। तो इसकी कोठी बनेगी 3 क्रॉस 3, ये कोटि हो गई। तो ये वर्ग अवयव होगा, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो वर्ग अवयव हो गया। वर्ग अवयव कौन सा होता है, जो 1 क्रॉस 1 का होता है, 2 क्रॉस 2 का होता है, 3 क्रॉस 3 का होता है, 4 क्रॉस 4 का होता है, 5 क्रॉस 5 का होता है, वो वर्ग अवयव होता है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वर्ग अवयव हो गया इसमें। तो टाइप नंबर अपन पढ़ेंगे 4, टाइप नंबर 4 विकर्ण अवयव, डायगोनल।
विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव। अब जैसे वर्ग अवयव पढ़ा है ना, उसके जो आगे के जो अवयव आएंगे, प्रकार आएंगे, वो सारे के सारे वर्ग अवयव होंगे। पहली बात क्या होगी, जो वर्ग अवयव पढ़ा है ना, वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अब जितने भी इसके पीछे जो नीचे इसके प्रकार आएंगे, वो सारे के सारे वर्ग अवयव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए सारे के सारे। जैसे ये विकर्ण अवयव आया है वर्ग अवयव के आगे पढ़ने पर, तो ये भी एक वर्ग अवयव होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा अवयव नहीं लेना, ऐसा वर्ग अवयव लेना। अब ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर अन्य शेष अवयव, शेष अवयव शून्य होते हैं। शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। अब विकर्ण क्या होता है मैट्रिक्स का, वो ध्यान से देखना। पहले तो परिभाषा देख लो कि वर्ग विकर्ण अवयव, ऐसा वर्ग अवयव होना चाहिए, जितने भी आएंगे अब वर्ग अवयव होंगे वो, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के, विकर्ण को छोड़ के शेष अन्य अवयव, अन्य शेष अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसको क्या बोला जाता है, विकर्ण अवयव बोला जाता है। अब विकर्ण क्या होता है, जैसे अपन ने एक ये अवयव ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, विकर्ण तो 2 होते हैं। तो एक मुख्य विकर्ण होता है, उसी को देखेंगे। जो ये अवयव, ये विकर्ण होता है, जो इस लाइन में अवयव बैठे हैं ना, वो विकर्ण के अवयव होते हैं। किसके होते हैं, विकर्ण के अवयव। जैसे a बराबर अपन लेते हैं a 11 12 13 21 22 23, ये हो जाएगा 31 32 और 33, ये होता है। जो सेम संख्या होती है वो मुख्य विकर्ण कहलाता है, और अपन मुख्य विकर्ण के बारे में ही देखेंगे। जो बाकी का एक विकर्ण इस प्रकार और होता है, उसको छोड़ देना है। ये जो मुख्य विकर्ण कहते हैं, इसको मुख्य विकर्ण बोला जाता है। जो ये a11 a12 और a33, यानी a22 है और a33 है, यानी i बराबर है j होना चाहिए, i का और j का मान बराबर होना चाहिए, वो विकर्ण के अवयव होते हैं। 11 22 और 33 वाले ये मुख्य विकर्ण होते हैं। अब इसमें बोला है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ के, विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अन्य शेष अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे ये 1 5 9 विकर्ण है, ये कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा। अब बाकी के कौन कौन से बच गए, ये बच गया और इधर ये बच गया, ये अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ आ रही बात। तो इसमें देखते हैं एक बार, आप क्लियर हो गए। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर अन्य शेष अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। तो इसका अगर है उदाहरण ले तो ये हो गया 5 0 0 0, ये हो जाएगा 0 7 3 0 हो जाएगा, ये बाकी के अवयव
004। विकर्ण के अवयवों को छोड़ के शेष क्या होते हैं, 0 होते हैं, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर अन्य शेष अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। ये विकर्ण है, इनके A11, A22 और A33 के जो अवयव होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, बाकी के क्या होंगे, 0 होंगे, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। अगला जो प्रकार होगा अपना 5 नंबर वाला, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव क्या होता है, जो विकर्ण अवयव होता है ना, सेम वही विकर्ण अवयव के यानी विकर्ण अवयव के विकर्ण के अवयव होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, बाकी के अवयव क्या होंगे, शून्य होते हैं। अब इसमें अदिश अवयव में क्या होता है, जो विकर्ण के अवयव है वो समान होने चाहिए। समान मतलब सेम होना चाहिए। अगर 5 है तो 5 5 5 होना चाहिए, बाकी के अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अदिश अवयव क्या होता है, ऐसा विकर्ण अवयव, इसमें वर्ग अवयव बोल दो या विकर्ण अवयव बोल दो, ऐसा विकर्ण अवयव लेना है। विकर्ण के ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव समान हो तथा अन्य शेष अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव क्या, विकर्ण अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ के, विकर्ण के अवयवों को छोड़ के, विकर्ण के अवयवों को छोड़ के शेष जो अवयव है वो 0 होने चाहिए, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। अदिश अवयव क्या होता है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, शेष जो अवयव है वो 0 होना चाहिए, वो अदिश अवयव कहलाता है। जैसे एक अवयव ले लिया अपन ने 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हो गया। मतलब है आई और बराबर जे होता है ना, वो सेम होना चाहिए। आई और जे का मान A11, A22 और A33 ये समान होना चाहिए। इनका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने के मान लिया, के का मतलब अचर राशि होती है, जैसे 3 3 3 ले लिया, अगर 5 5 5 ले लिया, अगर यहाँ पर -2 ले रहे हो तो -2 होना चाहिए, -2। विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और बाकी के तो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, वो अदिश अवयव कहलाता है। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए और अन्य शेष अवयव शून्य होने चाहिए, उसको बोला जाता है अदिश अवयव। अगला जो ये प्रकार हो गया अपना, अगला जो प्रकार आएगा 6 नंबर, तस्मक अवयव, आइडेंटिटी, आईडी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तस्मक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब वो होता है, तस्मक का मतलब होता है एक, यानी अदिश अवयव था। अदिश अवयव में जो विकर्ण के अवयव वो समान होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 5 5 5 7 7 7 -2 -2 -2। लेकिन इसमें तस्मक अवयव में क्या होगा, जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो 1 1 1 होने चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए, उसको बोला जाता है तस्मक अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव
एक हो तथा अन्य शेष अवयव शून्य हो, तस्मक अवयव कहलाता है। सारे प्रकार एक जैसे है, परिभाषाएं थोड़ी सी के ऊट पटांग है, एक जैसी लग रही है परिभाषाएं है, लेकिन आपको तस्मक का मतलब होता है एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक होना चाहिए, बाकी के जो अवयव है वो 0 होना चाहिए, तस्मक अवयव कहलाता है। जैसे एक उदाहरण ले लिया अपन ने, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा। यानी विकर्ण के अवयव एक होने चाहिए, समान है, समान भी होना चाहिए और एक होना चाहिए, एक होगा तो समान होगा, तो ये तो समान भी है, एक एक एक, तो ये अदिश अवयव भी कहलाएगा। अदिश अवयव में क्या पढ़ा था अपन ने, विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, बाकी के अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें विकर्ण के अवयव समान दिख रहे हैं, तो ये एक अदिश अवयव भी कहलाता है। और अदिश अवयव के साथ साथ तस्मक अवयव कहलाता है। मेन कौन सा कहलाता है, तस्मक अवयव। जो तस्मक अवयव होता है वो अदिश अवयव भी कहलाता है। तो ये 3x3 कोटि का तस्मक अवयव है। पेपर में पूछा जाता है 3x3 कोटि का तस्मक अवयव लिखिए, तो ये होता है 3x3 कोटि का तस्मक अवयव। 2x2 का भी होता है जिसमें 4 अवयव होते हैं, 1 0 0 1, और वर्ग अवयव होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए पहली बात। 2x2 कोटि का तस्मक अवयव है। अगर 1x1 की बात कर रहा हूं तो केवल एक, ये 1x1 कोटि का अवयव है, एक कोटि का, 1x1 कोटि बोल दो या एक कोटि का अवयव है, वो तस्मक अवयव कहलाता है, विकर्ण के अवयव। और मेन बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और जो तस्मक अवयव है उसको आई से निरूपित किया जाता है, आई से। और बाकी के जो प्रकार पढ़े थे उसको किसी से भी निरूपित कर दो, मैट्रिक्स यानी कैपिटल ABCD से, ABCD ये होता है, लेकिन इसमें मेन यही होता है कि आप इसको आई से निरूपित करोगे। आई बराबर होता है, आई बराबर कोई सा भी अवयव लीजिए उसको आई बराबर, तो मैं यहां लिख देता हूं तस्मक अवयव को, यहां से ले लिया इसका आई, तस्मक अवयव को आई द्वारा निरूपित करते हैं। इसके द्वारा निरूपित करते हैं, आई के द्वारा निरूपित करते हैं, ये तस्मक अवयव कहलाता है। तस्मक अवयव क्या होता है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, शेष अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तस्मक अवयव कहलाता है। एक लास्ट प्रकार बचा हुआ है जिसको बोलते हैं शून्य अवयव। जो 7 नंबर पर प्रकार होगा अपना वो शून्य अवयव, या ना 0 मैट्रिक्स। जिसको क्या बोला जाता है, 0 मैट्रिक्स। एक ऐसा वर्ग अवयव बोल दो, ऐसा वर्ग अवयव होना चाहिए सारे के सारे, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, विकर्ण सारे क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें सभी अवयव 0 हो, वो 0 मैट्रिक्स कहलाता है, यानी शून्य अवयव कहलाता है। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। और इसे ओ से यानी 0 से, ओ से निरूपित है, 0 से निरूपित किया जाता है, ओ से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जैसे आइडेंटिटी को आई से
किया जाता है। आइडेंटिटी को किससे लिखते हैं? आई से निरूपित किया जाता है, यानी कैपिटल ए बी सी डी से ना लिख के आई से निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार जो शून्य अवयव है उसको ओ से निरूपित किया जाता है, यानी ओ बराबर, जैसे ये ए कोटि का वर्ग अवयव हो गया एक रो, ओ बराबर 0 0, सभी के सभी अवयव 0 होना चाहिए ओ से। ये 3 क्रॉस 3 कोटि का हो गया। ये हो गया शून्य अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, सारे के सारे अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, उसको जीरो अवयव कहते हैं, यानी ओ, इसको ओ से निरूपित किया जाता है, ओ बराबर 0। ये 2 क्रॉस 2 कोटि का वर्ग अवयव है, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का शून्य अवयव है। ये जो अपन ने 7 प्रकार पढ़े हैं अवयव के, कितने और भी प्रकार होते हैं जो आपकी किताब में नहीं है, यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, नीचे का त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, ये सारे होते हैं, लेकिन ये टाइप्स हैं। और भी अवयव के प्रकार होते हैं, लेकिन आपकी जो किताब में बुक में दे रखा है वो 7 टाइप्स दे रखा है। पहला जो पढ़ा था स्तंभ अवयव, ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ होता है उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं। पंक्ति चाहे जितनी लिख सकते हो आप। दूसरा अवयव अपन ने पढ़ा था पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव में एक पंक्ति होनी चाहिए, बाकी स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तीसरा जो वेरी मोस्ट है प्रकार होगा वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर, यानी m बराबर n होना चाहिए, वर्ग अवयव कहलाता है। अगला पढ़ा था विकर्ण अवयव, ऐसा वर्ग अवयव के जितने भी नीचे होंगे वो प्रकार है, वो उसमें ऐसा वर्ग अवयव होगा। सारे के सारे कैसे होंगे? वर्ग अवयव होंगे। विकर्ण अवयव कहता है ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ के शेष अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं। विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी के अवयव 0 होना चाहिए, विकर्ण अवयव कहलाता है। फिर अपन ने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, अदिश अवयव क्या होता है? जो विकर्ण के अवयव वो समान होने चाहिए और बाकी के अवयव क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए, अदिश अवयव कहलाता है। फिर अगला पढ़ा था अपना तस्मक है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तस्मक अवयव ऐसा वर्ग अवयव या ऐसा विकर्ण अवयव, बोल दो बात एक ही है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान यानी एक होने चाहिए। विकर्ण के अवयव तस्मक में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, वो तस्मक अवयव कहलाता है। लास्ट में पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स है, यानी शून्य अवयव अपन ने पढ़ा था। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें सारे के सारे अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं, उसको ओ से लिखा जाता है। आइडेंटिटी वाले को आई से लिखा जाता है। ये जो 7 प्रकार पढ़े हैं उनमें से 2-3 प्रकार मोस्ट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अभी जो पेपर में पूछा गया था कि वर्ग अवयव होता है, ऑप्शन लिखा हुआ था अपना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें m बराबर n था, यानी जब m और n का मान बराबर आ जाए तो वो वर्ग अवयव कहलाता है। ये जो 7 प्रकार पढ़े थे अपने। एक छोटा सा टॉपिक और है, यानी अवयव में समानताएं। अवयव की क्या होती है? समानताएं। लास्ट टॉपिक है, फिर 3.1 के अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको अपन कर देते हैं। अवयव में समानता, इक्वलिटी मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव में समानता क्या होती है? 2 अवयव होता है वो समान कब होते हैं? 2 अवयव होते हैं वो समान कब होते हैं? जब समानता की बात आ गई तो एक अवयव में समानता, एक अवयव की तो पहचान कर नहीं सकते अपन, एक अवयव में क्या समानता है। जब 2 लोग होते हैं तो उनके आपस में क्या कर सकते हैं? समानता कर सकते हैं। भाई दोनों में क्या क्या फर्क है उसमें, तो अपन को ही यहाँ पर अवयव में समानता पूछ रहा है तो 2 अवयव लेना है आपको, उनमें समानता दिखानी है। अपन को क्या दिखाना है? समानता दिखाने की 2 अवयव समान कब होते हैं। पहली बात, 2 कंडीशन याद रखना। जब 2 कंडीशन वो अवयव फॉलो कर रहे हैं, 2 कंडीशन, 2 शर्तें होती है समानता के लिए। 2 अवयव समान कब होते हैं? 2 शर्तें अगर वो फॉलो कर रहे हैं, 2 कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो वो दोनों अवयव में क्या हो जाएंगी? समानता हो जाएगी। 2 अवयव यानी बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जो भी 2 अवयव ले रहे हो आप, उसकी दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर पहला अवयव 2 क्रॉस 3 कोटि का है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 3 कोटि का होना चाहिए। पहला अवयव 3 क्रॉस 3 कोटि का है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 3 कोटि का होना चाहिए। पहली शर्त यही है, यानी अवयवों की
कोठी बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दो अवयव समान कब होते हैं, उसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो यही है, जो भी अवयवों को दो अवयवों को बराबर कर रहे हो तो पहली कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि उनकी कोटि बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। अगर दोनों की कोटि बराबर है तो अवयव की समानता कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि दोनों अवयवों के जो संगत अवयव है, संगत अवयव है, जैसे पहले अवयव में 11 पर 5 बैठा है तो दूसरे वाले अवयव पर भी 11 पर 5 बैठा होना चाहिए, ये संगत अवयव है। A22 पर 7 बैठा है पहले वाले में, तो दूसरे वाले में A22 पर 7 बैठा होना चाहिए, वो हो गए संगत अवयव। तो पहली कंडीशन क्या थी, कोटि बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए। दूसरी यानी दो अवयव है, अवयव ए के संगत अवयव, संगत अवयव अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। तो मोटा मोटी ये याद रखना है कि दो अवयव समान कब होते हैं, तो पहली कंडीशन है उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होगी वो होगी कि पहले वाले जो अवयव है उसमें 11 पर जो बैठा हुआ है अगले में भी 11 पर वही बैठा होना चाहिए जो पहले में बैठा हुआ है, यानी उन दोनों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तब जाके दोनों अवयव में समानता होगी, दो अवयव आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे a बराबर मैंने ले लिया 1 - 5 7√3, तो दूसरा एक अवयव ले रहा हूं 1 -5 7√3, ये संगत अवयव है। देख लो, इसमें A11 पर 1 बैठा है तो इसमें A11 पर 1 बैठा हुआ है, A12 पर -5 है तो A12 पर -5 है, इसमें A21 पर 7 है तो A21 पर 7 है, A22 पर √3 है तो A22 पर √3, इनके संगत अवयव बराबर है। इसका मतलब हो गया A बराबर B, दोनों अवयव क्या हो गए आपस में बराबर, और कोटि भी बराबर है। देख लो 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर पहला लिया 2 क्रॉस 3 का तो दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का, अगर पहला लिया 3 क्रॉस 2 का तो दूसरा भी 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए, और संगत अवयव बराबर होना चाहिए, तब जाके दोनों अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए, दूसरा अवयव के यानी अवयव ए के संगत अवयव अवयव बी के संगत अवयव के क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, तब दोनों अवयव आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं इस प्रकार का। अपन जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर इस प्रकार देखो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि दो अवयव बराबर है, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो अवयव बराबर है, तो किसी किसी का मान पूछेगा, किसी न किसी का आपको बोलेगा कि एक्स वाई जेड का मान बताइए जब दो अवयव आपस में बराबर है। तो पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है समानता के आधार पर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर है, एक अवयव ले लिया मैंने x + 2 5 और y 2z -3 बराबर है। जब आपको बराबर दे रखा है, दो अवयव समानता दे रखी है, तो जब बराबर का चिन्ह दे रखा है बीच में, इसका मतलब वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा है दो अवयवों के, तो इसका मतलब पहले से ही वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रखी है, उनकी कोटि बराबर है, उनके संगत अवयव बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 6 5 9 4, ये लिख दिया मैं। देखो इसका मतलब है बराबर का चिन्ह बीच में है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है आपको। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये तो जब बराबर का चिन्ह दे रखा है बीच में, जब बराबर का बीच में चिन्ह दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों अवयवों की कोटि बराबर है और दोनों अवयवों के संगत अवयव बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है पहले से ही। क्वेश्चन में अगर दे दिया बराबर का चिन्ह तो इसका मतलब है x + 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से अपन है x + 2 को
यानी x प्लस 2 को किसके बराबर कर देते हैं, 6 के बराबर, बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है तो पहला अवयव पहले के अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 को उधर भेजो 2, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 4। x की वैल्यू 4 रख के देख लो, वापिस 6 ही आएगा। 4 रखोगे 6 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 ना, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पर देखो y है तो यहाँ पर कितना देर का है, 9, इसका मतलब y बराबर, और ये तो आसान सा निकल के आ गया, y बराबर कितना आ गया, 9। अब z की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यानी 2z माइनस 3 बराबर होगा 4k, 2z माइनस 3 बराबर होगा 4k। तो यहाँ से z की वैल्यू 3 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2z बराबर 7 है, यानी z बराबर हो जाएगा 7/2, यानी z की वैल्यू क्या निकल के आई है यहाँ से, ये। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अवयव अगर आपको बराबर दे रखे हैं तो x y z की वैल्यू बताइए। तो ये है, और इसमें 2-3 उदाहरण भी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 3.1 है। तब तक आप पीछे अगर वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, ये पूरा देखिए, इसकी मत करना है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट।